गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि बजट पारित करने क्रम क्या है। अब बजट पारित करने क्रम में बता दिया, अब इसी संदर्भ में कुछ बेसिक बात आपको बता दें। विभागीय समितियां क्या है, और एक बार तो आईएएस मेंस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है डिपार्टमेंटल कमेटीज़ के बारे में। इसका मतलब अगर चीज़ों को ध्यान से आप देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न के उत्तर वैसे ही आपको मिल जाएंगे। वैसे मैंने पहले बता रखा है कि जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप जितने डाउट हो तो देखना, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से मिलता है। न्यायपालिका हम आएंगे तो फिर अंतर संबंध बनेगा, राष्ट्रपति आएंगे तो फिर चीज़ें रिपीट होंगी। लेकिन ये बात तो आप समझ गए होंगे कि धन विधेयक पारित करने का तरीका वैसा नहीं होता जैसा कि सामान्य विधेयक का होता है। तो अब एक एक हम एक्सप्लेन कर दें कि विनियोग विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, कटौती प्रस्ताव क्या है, और कैसे संसद कार्यपालिका पर निगरानी रखती है। अब जरा एक एक की हम विवेचना करें तो पहला हम देखेंगे, पहला है कि विभागीय समितियां क्या हैं। डिपार्टमेंटल कमेटीज क्या है। दोस्तों, विभागीय समितियों की शुरुआत, यानी विभागीय समितियां हैं क्या, पहला ये संसदीय समिति है। और आप जानते हो संसदीय समिति का मतलब है जो सांसदों से मिलकर बने वो संसदीय समिति, जो सांसदों से मिलकर बने वो संसदीय समिति। तो विभागीय समितियां भी सांसदों से मिलकर बनती हैं, लेकिन इन्हें विभागीय समितियां क्यों कहा जाता है उसके पहले ये भी आपको बता दें। ये विभागीय समितियों की परंपरा भारत में अमेरिका से ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विभागीय समितियों की परंपरा हमारे यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और हमारे यहाँ ये विभागीय समितियाँ वर्ष 1993 से शुरू हुई। 1993 से विभागीय समितियों की शुरुआत हो गई और विभागीय समितियों की फिलहाल संख्या है 24। इस समय 24 विभागीय समितियां काम कर रही हैं। ट्वेंटी डिपार्टमेंटल कमेटीज काम कर रही हैं। शुरुआत हुई ईयर 1993 में, और इसका मतलब है उदारीकरण के बाद का ज़माना, भूमंडलीकरण के बाद का ज़माना। तो 24 विभागीय समितियां हैं। तो सवाल है कि विभागीय समितियां हैं, काम क्या है, काम क्या है, फिर इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो अब जरा देख लें विभागीय समितियां। तो एक बात तो आप जानते हैं समितियों की संरचना, संरचना का मतलब इसमें कौन सदस्य होगा, कितने मेंबर कहाँ से आएंगे, इसको कहते हैं संरचना। जैसे हमारे शरीर की संरचना क्या है कि हमारे शरीर में हड्डियां हैं, कोशिकाएं हैं, तो वैसे ही विभागीय समितियों में कौन कौन है, सदस्य कौन है, इसलिए संरचना भी देख सकते हैं, कार्य भी। तो देखिए अगर संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है विभागीय समितियों का। संरचना में आप याद रखो दोस्तों, प्रत्येक विभागीय समितियों की सदस्य संख्या होती है 31। प्रत्येक यानी 24 की प्रत्येक। बात आपको ध्यान समझना है कि 24 समितियां हैं, एक नहीं है, और प्रत्येक 24 में सदस्य संख्या कितनी, 31। तो विभागीय समितियों की प्रत्येक समिति में, प्रत्येक 24, प्रत्येक समिति की 31 सदस्य होंगे। और आप जानते हो लॉजिकल है, जहाँ 31 मेंबर हो जाएं वो 21 लोकसभा से आएंगे, 10 राज्यसभा से आएंगे। एक लोकसभा के पास हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से, 31 होंगे। और सवाल यह है कि ये 24 विभागीय समितियाँ हैं, तो 24 विभागीय समितियों में हमारे यहाँ सदन दोनों हैं, यानी 21 सदस्य लोकसभा से लिए जाएंगे, 10 सदस्य राज्यसभा से। तो ये डिसाइड कौन करेगा, लोकसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। और आप कहोगे सर कि 31 सदस्यों में किस पार्टी के लोग होंगे, तो ये बात आप जानते हो कि संसदीय समितियों में सभी दल के लोगों को शामिल किया जाता है उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में। यानी संसदीय समितियाँ ऐसी होनी चाहिए जैसे कि एक भौगोलिक मैप होता है, इस मानचित्र में हर देश का रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे संसदीय समिति में हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा।
जिस पार्टी की संख्या ज़्यादा है लोकसभा में उसको ज़्यादा, समिति में भी सदस्यता उसकी ज़्यादा होगी। इसका मतलब आप ये गेस कर सकते हो इन समितियों में कहीं न कहीं बीजेपी को बढ़त मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की लोकसभा में संख्या ज़्यादा है, अभी राज्यसभा में संख्या भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन हर दल को उनकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। अब सवाल है कि इनका लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा की जो 10 सदस्य आएंगे और राज्यसभा का सभापति बताएगा, 21 सदस्य लोकसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर। तो इन सदस्यों का, समिति के इन सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, निर्वाचन नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक शब्द हमने लिख दिया मनोनयन तो इसका दूसरा भी मतलब है निर्वाचन नहीं होगा, नॉमिनेशन होगा, मनोनयन होगा। तो अब आप कहोगे सर अगर 24 विभागीय समितियां हैं तो कितने का मनोनयन स्पीकर करेगा, क्योंकि जहां पे लोकसभा स्पीकर की बात होगी वो 21 सदस्य को मनोनीत करेगा, राज्यसभा स्पीकर की बात होगी 10 सदस्य को मनोनीत करेगा। अब सवाल है कि इस संरचना के साथ अगर देखा जाए कि भाई 24 विभागीय समितियां, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को सहायता देने के लिए बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी टीम होती है। जो आप देखते हो कि प्रश्नकाल शुरू हो गया, अभी उसकी हम चर्चा भी करेंगे। प्रश्नकाल में अचानक किसी ने सवाल पूछ लिया तो भाई प्रश्नकाल कहाँ से प्रिंट हुआ, किसने व्यवस्थित किया, किसी दिन प्रश्नकाल आएगा, इसके लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम है, सचिवालय, सचिवों का पूरा समूह है। लोकसभा का अलग है, राज्यसभा का अलग है। तो इसका मतलब है संसदीय समितियां जब काम करती हैं तो आप जानते हो दोस्तों संसदीय समितियों को बैठने के लिए जगह चाहिए, चाय कॉफ़ी भी चाहिए, संसदीय समितियों को पेपर पेन भी चाहिए। और आप जानते हो संसदीय समितियां काम करती हैं तो देश के किसी विशेषज्ञ को बुला सकती हैं, कहीं दौरा कर सकती हैं, आप जानते हो। और संसदीय समितियों के सामने कोई विशेषज्ञ ना आए तो आप समझ लो संसदीय विशेषाधिकार की अवहेलना है, जो हमें पढ़ना भी आ गया। एक बार तो ऐसा हुआ, किसी संसदीय समिति ने एक IAS ऑफिसर को बुलाया, जो वरिष्ठ IAS ऑफिसर थे, कि आप हमारे सामने उपस्थित होइए। और IAS साहब ने कह दिया कि भाई मुझे कहीं जाना है, मैं दिल्ली में नहीं रहूँगा। अगले दिन पता चला कि महोदय दिल्ली में थे। तो संसदीय समिति ने अगला जवाब पूछा कि क्यों ना आपके ऊपर विशेषाधिकार के और हरण का आरोप लगाया जाए, आप दिल्ली में थे, संसदीय समिति के सामने नहीं आए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं हवाई जहाज़ पकड़ने गया था, हवाई जहाज़ नहीं मिल पाया, लिहाजा मैं नहीं आ पाया, तो मैंने जानबूझकर संसदीय समिति के फरमान की अनदेखी नहीं की। ये आप समझो दोस्तों, यानी संसदीय समितियों को बड़ा महत्व मिलता है। लेकिन अब मान लो संसदीय समितियों को विदेश यात्रा जाना है, संसदीय समिति को सिर्फ बुलाना है, तो भाई ये सांसद खुद थोड़े बुलाएगा, ये तो प्रशासनिक अधिकारी को काम दिया जाएगा कि आप इनको बुलाइए, समय निर्धारित करिए। इसीलिए लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय इन संसदीय समितियों को सुविधा देगा। तो अब सवाल आप पूछोगे कि सर ये बताओ कि ठीक है 24 विभागीय समितियों में कितने को सुविधा लोकसभा देगा, कितने को सुविधा राज्यसभा देगा। इसलिए तय किया गया है कि इन पर जो 16 यानी 24 में से जो 16 विभागीय समितियां हैं, चौबीस में से 16 विभागीय समितियों पर लोकसभा का नियंत्रण होगा, जबकि 8 विभागीय समितियों पर राज्यसभा का नियंत्रण रहेगा। समितियों पर राज्यसभा का नियंत्रण रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि यही समितियां इन सदस्यों को सुविधाएं देंगी, यही समितियां ये तय करेंगी कि भाई इनको कहाँ किसको बुलवाना है। तो ये लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय इनकी सहायता करेंगे 8 विभागीय समितियों को, 16 को सहायता करेंगे लोकसभा कि भाई उनके लिए पूरा अधिकारियों की टीम चाहिए। इसलिए मान लो कि संसदीय समिति दौरा कर रही है, एक बार संसदीय समिति ने शिमला में दौरा किया तो शिमला के होटल बुकिंग काम सांसद तो नहीं करेगा, वो सब लोकसभा राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी करेंगे। तो 8 के लिए राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी करेंगे। इसलिए कहा जाता है 16 विभागीय समितियों पर प्रशासनिक नियंत्रण लोकसभा का होता है, 8 विभागीय समितियों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्यसभा का होता है। अब आपके मन में अगर ये भी सवाल आ रहा हो सारी विभागीय समितियों का उल्लेख क्या संविधान में किया गया है, तो बच्चों नहीं, बजट कैसे पारित किया जाता है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
बस वार्षिक वित्तीय विवरण की बात लिख दी गई है। ये सब लोकसभा नियमों में उल्लिखित किया गया है, ये बात ध्यान रखने की है। इस वजह से संसदीय समितियों का जो संरचना, सदस्य संख्या, कार्य, ये सब लोकसभा नियमों में है, संविधान में नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कई बार तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में से बेसिक बातें पूछ ली जाती है, जो पीटी एग्जाम में है, प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसी बातें पूछी भी जाती हैं। लेकिन अभी तक आप कहोगे सर ये बताओ इससे बजट का कोई मतलब समझ में नहीं आया। ऐसा है, हकीकत की बात यही है, क्योंकि हम कुछ बेसिक हमने बता दिया, और बेसिक हमें इसलिए सब समझना पड़ता है कि भाई हमें पीटी एग्जाम में भी देखना है और फिर मेंस एग्जाम में देखना है, तो दोनों को साथ साथ लेके चलना है। इसलिए ये बेसिक बातें तो मेंस में लिखने को आपको आवश्यकता शायद ना पड़े, क्योंकि मेंस में तो कार्य देखेंगे, भूमिका देखेंगे। अब कार्य पर आ जाए, तो कार्य पर जैसे आप देखोगे तब बजट की बात जुड़ जाएगी। अब इन विभागीय समितियों के कार्य क्या है, विभागीय समितियों का कार्य देखी जाए, भूमिका देखी जाए, तब बात बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। अगर इन विभागीय समितियों का कार्य देखी जाए, भूमिका देखी जाए, तो मामला बड़ा स्पष्ट हो जाता है। और विभागीय समितियों का कार्य क्या है? पहला, अनुदान की मांग की जांच करना। अब दोस्तों अनुदान की मांग है क्या? आपने देखा होगा कि बजट में हमने यहाँ पे लिखा था तो बजट में हमने बात देखा था कि देखिए अनुदान की मांग पर चर्चा। तो विभागीय समितियों को जो पहला काम आता है अनुदान की मांग पे चर्चा। अनुदान की मांग, अब अनुदान की मांग क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है, अनुदान की मांग पर बारीक नियंत्रण या अनुदान की मांग की बारीक जांच। अब देखो दोस्तों अनुदान की मांग है क्या? अब आप जरा सोच लो, ये बजट कैसे बनाते हो कि मान लो कि आप किसी शहर में रह रहे हो और आपने बजट बना लिया कि हमारा महीने खर्च 10,000 रुपये का है। अब 10,000 रुपये खर्च हो गए तो बजट हो गया। तो जब 10,000 रुपये आपको खर्च हो गया तो मांगेंगे किसी से। तो जब आपने घर वालों को SMS किया, व्हाट्सएप किया तो भाई 10,000 रुपये चाहिए, तो जैसे आप घर से पैसा मांगते हो वैसे मंत्रिपरिषद, मंत्रालय, संसद से पैसा मांगती है। क्योंकि दोस्तों बात ध्यान में रखने के, संविधान में लिखा गया है कि बिना संसद की अनुमति से भारत सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। यही संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण है, यही संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण है। इसलिए ये बात ध्यान में रखने की है कि प्रत्येक मंत्रालय ठीक संसद से वैसे पैसा मांगते हैं जैसे हम मांगते हैं। तो हमने कहा 10,000 रुपये चाहिए, तो ये हमारी अनुदान की मांग हो गई। वैसे शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सब मंत्रालय अपने अपने अनुदान की मांग लाते हैं। लेकिन दोस्तों अनुदान की मांग सही है, मनमानी तो नहीं है, इसकी बारीक से जांच होनी चाहिए। और आप देख रहे हो संसद के पास तो समय होता नहीं, संसद के पास समय होता नहीं। इसलिए अगर ये समितियां न हो जाए तो आप याद रखो संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण हो ही नहीं, क्योंकि संसदीय समितियों के द्वारा, बाकायदा विभागीय समितियों के द्वारा एक एक विभाग के अनुदान की मांग की जांच की जाती है। तो फिर आप कहोगे सर ये बताओ, विभाग तो हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा है, संसदीय समितियाँ 24 है, तो क्या कोई ऐसा विभाग है क्या जो संसदीय समितियों के दायरे में नहीं है? तो बच्चों ये बात नहीं है, हकीकत की बात है कि हमारे यहाँ कोई विभाग ऐसा नहीं है जो संसदीय समितियों की जांच के दायरे के बाहर हो। बस फर्क इतना है कि देखो हमारे यहाँ कुछ बड़े बड़े मंत्रालय हैं, तो बड़े बड़े मंत्रालयों के काम की जांच एक संसदीय समिति करती है। अब जो छोटे मंत्रालय हैं, मान लो कि कारपोरेट मंत्रालय, खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इनमें क्या होता है एक संसदीय समिति के ऊपर 2-2, 3-3 मंत्रालयों का दे दिया जाता है। इसीलिए संसदीय समितियों की संख्या कम है मंत्रालयों के ज़्यादा होने के बावजूद। इसलिए 24 संसदीय समितियां 50 से ज़्यादा मंत्रालय पर निगरानी रखती हैं, क्योंकि जो बड़े मंत्रालय हैं उनकी निगरानी एक समिति रखती है, जो छोटे छोटे मंत्रालय हैं उनके काम, मतलब 3 मंत्रालय काम एक ही संसदीय समिति को दे दिए जाते हैं। और आप हैरान हो जाओगे,
ये विभागीय समितियां कितना बारीक तरीके से ध्यान रखती हैं, क्योंकि अब आपने कहा कि अनुदान की मांग 10,000 रुपये आपकी होती है, तो हो सकता है 10,000 रुपये में हम देखेंगे खर्च का आप कहाँ कर रहे हो। तो 10,000 रुपये में जो आपने अनुदान की मांग रख रखी है उसमें ये कह रखा है कि 2,000 रुपये हम कुछ पीने में खर्च करेंगे। अब ताऊ की नजर उस पर पड़ गई कि भैया ये 2,000 रुपये भी पीने में खर्च कर रहा है, तो अनुदान की मांग पे फिर कड़ी निगरानी आ जाएगी। अब मान लो कि आपने अनुदान की मांग में लिख दिया कहीं डायरी में कि भैया वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो हमें 5,000 रुपये, इधर 500 रुपये चाहिए बुक खरीदने के लिए। ये भी अनुदान की मांग पे आप घर वालों को जांच रहेगी कि भैया अभी पढ़े लिखे नहीं, नौकरी नहीं मिली, वैलेंटाइन डे मनाने लगा मेरा बच्चा। इसलिए आप याद रखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हाथ में पैसा आता है तो खर्च हो जाता है, वैसे मंत्रालय के पास है। तो इन अनुदान की मांग पर बारीकी से जांच रखा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और संसदीय समितियां दोस्तों इतना ध्यान रखती हैं, आप हैरान हो जाओगे। राष्ट्रपति महोदय, हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद महोदय गए थे काजीरंगा पार्क में। काजीरंगा पार्क में सारे उनके लिए सुविधाएं दी गई। तो हमारी एक संसदीय समिति ने कहा कि जो महोदय मंत्रालय, जो वहाँ पर राष्ट्रपति गए थे, उनके लिए जो पैसा खर्च किया गया, उस खर्च के लिए वो पैसा संसद ने उस खर्च के लिए नहीं दिया था। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं, घर वालों से पैसा, अब पढ़ रहे हैं तो घर वालों को फ़ोन कर दिया, पॉलिटी पढ़ रहे हैं आजकल, सर ने नई किताब बताई, पैसा दे दो, और पैसा लिया पॉलिटी किताब के लिए खर्च कर दिया कहीं और। ये भी बड़ी जांच होती है। तो अनुदान की मांग पर बड़ी बारीकी से जांच होती है कि मांग ठीक है गलत है, पहला। दूसरा, मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट की जांच। बात ध्यान रखने की है, हमारे यहाँ प्रत्येक मंत्रालय, इसका मतलब है कि जितनी आजकल तो गूगल की दुनिया है, किसी मंत्रालय की रिपोर्ट आप गूगल पे क्लिक करके देख भी सकते हो। हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा जो मंत्रालय हैं, सब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसे कहा भी जाता है सरकारी मंत्रालय काम सब लिखे पढ़े होते हैं, और ये जब रिपोर्ट देते हैं वार्षिक रिपोर्ट में पूरा अपना लेखा जोखा बताते हैं। जैसे कई बार देखो बच्चों, कई लोग डायरी अपनी लिखते हैं। डायरी का मतलब है कि इस दिन हमने क्या किया, कहाँ पैसे खर्च किए, कौन हमारे यहाँ आया। और मंत्रालय को सारे काम लिखने ही पड़ते हैं दोस्तों। मंत्रालय का मुजबानी नहीं होता कि मंत्री ने कह दिया कि भाई, सरकारी अधिकारी ने कह दिया समझ लेना यहाँ खर्च हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सारे खर्च का डेटा लिखना पड़ेगा। अब लिखना पड़ेगा तो मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की जांच होगी। तो मंत्रालय सारा काम लिखता है, कितना पैसा हमें मिला, ये हमने काम किया, ये हमारे चैलेंज है, ये हमारी योजना है, सब लिखा जाता है। ये रिपोर्ट भी बाकायदा संसद के सामने रखवाया जाता है, जिस पर संसद अपनी जांच करती है कि भाई ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो घर वाले आपसे पूछते हैं, बताओ भाई क्या हुआ एग्ज़ाम में, या कितना पीटी पास हुआ कि मेंस पास हुआ, क्या प्रोग्रेस है, इनसे पूछा जाता है। ठीक वैसे संसद कार्यपालिका से पूछती है। और तीसरा, आप याद रखो, हर मंत्रालय, आप जानते हो विधि का निर्माण करना मंत्रालय का काम है। तो प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित विधेयकों मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित विधेयकों की भी जांच। इसका मतलब है, आप हमने विधि का निर्माण बता दिया है। सामान्यतः क्या होता है कि मंत्रालय ही विधि को लिखता है, तो हमारे यहाँ ज़्यादा तो विधि तो सरकारी विधि होती है, मंत्री प्रस्तुत करता है। लेकिन प्रत्येक मंत्रालय जब विधि को लिखेगा, विधि को प्रस्तुत करना चाहेगा, उसकी जांच बाकायदा विभागीय समितियां कर लेती हैं। इसे दोस्तों फिर आप कहोगे, जब विभागीय समितियां पहले जांच कर ही लेती हैं तो दोबारा फिर संसद में संसदीय समिति गठन की मांग क्यों की जाती है? तो कई बार ये कह सकते हो कि भैया एक बार तो संसदीय समिति ने जांच कर ही ली थी, क्योंकि आज की डेट में ये विभागीय समितियां, आप याद रखो, साल भर काम करती हैं। इन विभागीय समितियों में जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का है। बात ध्यान रखना दोस्तों, ये कार्यकाल 1 वर्ष का है, लेकिन संसदीय समितियां लगातार बनी रहती हैं।
इसे स्थायी समिति कहा जाता है। विभागीय समितियों की प्रकृति क्या है आप याद रखना, ये स्थायी समितियां हैं, स्टैंडिंग कमेटी है। इंग्लिश में स्थायी का अनुवाद स्टैंडिंग। विभागीय समितियां क्या, स्टैंडिंग कमेटी है। ये स्टैंडिंग कमेटी है, स्थायी समितियां हैं। इसका सीधा सा मतलब है सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, लेकिन 1 वर्ष के बाद फिर नया सदस्य आ जाएगा। समिति हमेशा बनी रहेगी। जैसे आप देखो राज्यसभा स्थायी सदन, राज्यसभा तो स्थायी सदन है। अब 2 साल बाद कोई रिटायर होगा, 1/3 नए आ जाएंगे, तो सदन तो स्थायी हो गया। वैसे ये है। अब जैसे आप देखो दोस्तों, कोई भी हमारे जिलाधिकारी का पद स्थायी है, आज कोई और है, कल कोई और है, इसलिए ये स्टैंडिंग कमेटी कहलाती है, स्थायी समितियां कहलाती हैं। ये हमेशा बनी रहती है। इसलिए मान लो कि सदन में किसी विधेयक विशेष के मुद्दे पर कई बार हंगामा हो जाता है भाई कि समिति गठन किया जाए। इसकी ज़रूरत, क्योंकि हमारे पास एक परमानेंट कमेटी हो गई कि मान लो शिक्षा मंत्रालय कोई विधेयक लाना चाहता है तो पहले वो विभागीय समितियां उसकी जांच कर लेंगी। रक्षा मंत्रालय कोई विधेयक लाना चाहता है, पहले विभागीय समितियां बाकायदे उसकी निगरानी कर लेंगी। ये पहला मामला है। अब देखो दूसरा, अब दोस्तों दूसरा, विभागीय समिति अगर ये काम करती है तो आप समझ सकते हो कि अनुदान की मांग पर अगर बारीक जांच न की जाए फिर तो खर्च पर नियंत्रण नहीं रह पाएगा, और खर्च पर नियंत्रण अगर नहीं रह पाएगा तो फिर संसद के कार्यपालिका पर नियंत्रण का मतलब ही छोटा हो जाएगा। इसलिए कहा भी जाता है संसदीय समिति के बिना विभागीय समिति अधूरी है। यद्यपि ये बात अलग है कि हमारे लोकसभा नियमों में भी इस बात पर बड़ा विवाद हुआ था कि मान लो विभागीय समितियां हैं, विभागीय समितियों का जो चेयरपर्सन हो, अध्यक्ष हो, वो कौन होना चाहिए। अब ऐसा लोकसभा नियमों में नहीं लिखा गया है, और अभी स्पीकर ने कई समितियों के अध्यक्ष को बदला था, तो लोगों ने कहा नहीं ये भी प्रावधान होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ नहीं लिखा गया है। और संसदीय समितियों की बैठक सीक्रेट होती है, गोपनीय होती है, ऑनलाइन बैठक का प्रावधान नहीं है। इसलिए कोरोना में संसदीय समितियों की बैठक नहीं हो पाई, विभागीय समितियों की बैठक नहीं हो पाई। और विभागीय समितियां हर मंत्रालयों की बड़ी बारीक तरीके से जांच करती हैं। यानी बात ध्यान रखना दोस्तों, हमारे यहाँ जो आम जनता का पैसा है वो टैक्स देने वालों का पैसा है। बीड़ी पीने वाला भी टैक्स देता है बेचारा। बीड़ी पीने वाले पैसे का दुरुपयोग कर दिया जाए तो बात नहीं बनेगी। इसलिए संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, विभागीय समितियों का एग्जाम्पल है। इसका मतलब है, इसीलिए हमने कहते हैं संसदीय शासन का मतलब उत्तरदायी शासन। और उत्तरदायी तो आपको कितने स्तर पर चेक किया जाता है, हर स्तर पर चेक किया जाता है। यही तो उत्तरदायी शासन का मतलब है। अब अगर आगे बढ़े और भी स्पष्ट कर दें, बजट में और क्या था, तो विभागीय समितियां था। हाँ, एक बात ये भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिफॉर्म के लिए इसमें रिकमेंडेशन होता है कि भाई कार्यकाल 1 साल क्यों होना चाहिए। भाई कार्यकाल 1 साल क्यों हो, अरे भाई 1 साल तो समझने में लग जाता है किसी मंत्रालय कार्यप्रणाली को, और जब तक हमने मंत्रालय कार्यप्रणाली को समझा तब तक हमें बाहर कर दिया जाता है। तो कार्यकाल तो थोड़ा बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ रिफॉर्म करने की बात आती है। जो संसदीय समिति का चेयरपर्सन होना चाहिए उसके भी चयन की एक प्रावधान होना चाहिए। वो केवल स्पीकर सभापति की मर्जी पे नहीं होना चाहिए। ये भी रिफॉर्म की बात आ जाती है। अब दूसरा मुद्दा आपको एक्सप्लेन कर दें तो दूसरा मुद्दा है अनुदान की मांग के आगे फिर क्या है, विभागीय समितियां देखा, अनुदान की मांग देखा। बस अनुदान की मांग को एक और स्पष्ट कर लें। अनुदान की मांग को एक बार और स्पष्ट कर लें कि देखो दोस्तों, इसका मतलब हर मंत्रालय अनुदान की मांग लाएगा। जितने 50 मंत्रालय हैं वो सब अपने अपने अनुदान की मांग लाएंगे। अब बात ध्यान रखने की है, अनुदान की मांग जब लाई जाएगी तो आखिर में अनुदान की मांग पर क्या होगी, लोकसभा में चर्चा और मतदान होगा। क्योंकि जहां बहस होगा, और दोस्तों बात रही, मतदान ध्वनिमत से होगा। अब हमेशा मत विभाजन नहीं होता, मतदान ध्वनिमत से होगा, अब ये माना गया है। लेकिन ध्यान रखना, लोकसभा में चर्चा और मतदान होगा, लेकिन राज्यसभा में केवल
चर्चा होगी, मतदान नहीं होगा। राज्यसभा में चर्चा होगी, मतदान नहीं होगा। इसका मतलब है वित्तीय मामलों में थोड़ा सा दोस्तों लोकसभा की शक्तियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है, पैसा भी जनता का, लोकसभा भी जनता का। तो राज्यसभा की शक्तियां तुलनात्मक रूप में थोड़ी सी कमजोर इस मामले में है कि राज्यसभा मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकती, पहला, क्योंकि मंत्रिपरिषद को हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को है। और जहां तक वित्त का मामला है, बजट के मामले पर भी राज्यसभा की शक्तियां सीमित है। राज्यसभा चर्चा तो कर सकती है, मतदान नहीं करेगी, पहली बात। लेकिन दोस्तों दूसरी, अब अनुदान की मांग पे चर्चा हो रही है तो शेड्यूल तो चाहिए। अब बात ध्यान में रखने की है, बजट को हमें निश्चित तारीख में पारित करना है, 31 मार्च के पहले पारित करना है। सामान्य विधेयकों के मामले में ऐसा नहीं होता। सामान्य विधेयक क्या मतलब 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल। हमारे तो कई बार विधेयक चले गए संसदीय समिति के सामने, तो संसदीय समिति बाकायदा तसल्ली बख्श उसका परीक्षण कर रही, साल, 2 साल, 3 साल चला गया। लेकिन बजट इसके खिलाफ है। बजट तो भाई हमें निश्चित समय में पारित न कर ले, फिर तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए अब जब अनुदान की मांग पर चर्चा होगी तो स्पीकर के द्वारा और सभापति के द्वारा, लोकसभा में स्पीकर के द्वारा प्रत्येक मंत्रालय के लिए चर्चा के दिन एवं समय का आवंटन किया जाएगा। ये बात ध्यान रखने की है। स्पीकर प्रत्येक मंत्रालय के, भाई हमारे 50 से ज़्यादा मंत्रालय हैं और दोस्तों काम बड़ा व्यवस्थित होता है। ऐसा थोड़ी शिक्षा मंत्री खड़े हो गए, हाथ उठाए, सर हम आ जाए, रक्षा मंत्री का हम आ जाए। ये सरकारी काम है, बड़ी व्यवस्थित रूप में होते हैं, औपचारिक रूप में, नियमबद्ध रूप में होते हैं। तो लोकसभा का स्पीकर कह देगा कि भाई 10 मार्च को ये मंत्रालय आएगा अनुदान की मांग को लेकर, 10 मार्च को 2 बजे, 11 मार्च को 3 बजे शिक्षा मंत्रालय आएगा, 12 मार्च को, मतलब ऐसे ऐसे पूरा शेड्यूल तय कर दिया जाता है। समय का आवंटन कर दिया जाएगा, चर्चा के लिए सिद्धांत बता दिया जाएगा। अब स्पीकर ये कर देगा। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, अगर अभी देखें संसद में क्या हुआ, हंगामा हुआ, तो जो शेड्यूल था हो ही नहीं पाया। संसद में हकीकत की बात है, किसी अनुदान की मांग पर चर्चा नहीं हो पाई। अब बजट तो पारित ही करना है, तो इसका एक विकल्प है बजट ही पारित न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए होता क्या है, अगर अनुदान की मांग पर चर्चा न हो पाए तो क्या होता है, गिलोटिन। इसलिए आपने अभी पेपर में सुना होगा कि बजट पारित करने में गिलोटिन लिया गया। गिलोटिन, आप कहोगे सर गिलोटिन कहाँ शब्द लिखा गया, संविधान में नहीं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ही संविधान में नहीं है, लोकसभा नियमों में है। गिलोटिन शब्द लोकसभा नियमों में लिखा गया है, और गिलोटिन शब्द फ्रांसीसी शब्द है। फ्रांस में पहले सजाए मौत देने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता था, और मशीन बहुत तेजी से लोगों के सर काटती थी, सर काट के मार देती थी। वैसे ही किसी काम को स्पीड से करने का नाम है गिलोटिन। जैसे सामान्य विधेयकों पर कई बार एक शब्द का प्रयोग होता है, कंगारू क्लोजर। आज जो कंगारू उछल उछल चलता है, सामान्य विधेयकों पर कई लोग कंगारू जैसे पढ़ाई करते हैं। कंगारू क्लोजर का मतलब है कई बच्चे कंगारू जैसे पढ़ाई करते हैं, करना नहीं चाहिए। 1 पेज देखा, 2 पेज देखा, 1 छोड़ दिया, 2 पेज छोड़ दिया। किसी विधेयक पर एक प्रावधान को पढ़ना, दूसरे को छोड़ना, तीसरे को पढ़ना, चौथे को छोड़ना, ये क्या है, कंगारू क्लोजर। कंगारू उछल उछल चलता है। वैसे ही गिलोटिन, कंगारू क्लोजर का मतलब है क्या है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन नहीं हो पाएगा। वैसे गिलोटिन है, तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों। फिर संसद कार्यपालिका का क्या नियंत्रण रहेगा। अब यही हमारा संसदीय शासन के लिए चैलेंज है, संसदीय शासन की चुनौती है। भाई अनुदान की मांग पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होगी तभी तो विपक्ष बोलेगा, चर्चा होगी तभी उजागर खामियां पता चलेंगी। क्योंकि चर्चा कैसी होगी, विभागीय समितियों ने पहले रिपोर्ट दे रखा है। अब विभागीय समितियों ने रिपोर्ट दिया तो बता दिया भाई कहाँ कहाँ खामी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के लिए समय नहीं बचा, तो गिलोटिन क्या है, बिना चर्चा के अनुदान की मांग पर मतदान।
बिना चर्चा के अनुदान की मांग पर मतदान, ये गिलोटिन है। और दोस्तों, संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे जब हम ये पढ़ते हैं संसद के काम क्या है, तो उसी के साथ तो चैलेंजेस भी आ जाते हैं, उसी के साथ तो चैलेंज आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे गिलोटिन ले लिया गया, तो ये अपने आप में गड़बड़ बात है। दूसरा ये भी ध्यान में रखने की बात है कि जब अनुदान की मांग लाई जाती है, तो मान लीजिए अनुदान की मांग पर, भाई अनुदान की मांग का मतलब है अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमें इतनी राशि चाहिए खर्च के लिए, ये तो अनुदान की मांग जिसे हम मांगते हैं। तो मान लीजिए कि विधि और न्याय मंत्रालय अनुदान की मांग ला रहा है, विधि न्याय मंत्रालय अनुदान की मांग ला रहा है। तो विधि न्याय मंत्रालय के अनुदान की मांग में उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते भी शामिल होंगे। बात ध्यान में रखने की है, जब अनुदान की मांग कई मंत्रालय लाते हैं, एक है अनुदान की सामान्य मांग। अनुदान की मांग को भी मंत्रालय दो भाग में बांट सकते हैं। प्रत्येक मंत्रालय को आवश्यक नहीं होता, कुछ मंत्रालयों को ऐसा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके खर्च विशेष किस्म के हैं। और दूसरा है भारत की संचित निधि पर भारित मांग। भारत की संचित निधि पर भारित मांग या भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय, एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अभी अब देखोगे, यानी विधि और न्याय मंत्रालय ने हमारे यहाँ कह दिया सामान्य मांग, सामान्य जनरल डिमांड, और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, इसका मतलब है जैसे हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं। आप कहोगे सर ये बताओ, ये दो डिवीजन करने का मतलब क्या है? अनुदान की मांग में ऐसा दो डिवीजन क्यों करते हैं हम? तो दो डिवीजन इसलिए करते हैं क्योंकि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन है? तो आप देखोगे जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ, दोस्तों राष्ट्रपति को उपलब्धि मिलती है, वेतन नहीं मिलता, इमोलुमेंट मिलता है। जो काम करता है उसको वेतन मिलता है। राष्ट्रपति तो पद को सुशोभित करता है, तो उसको क्या वेतन भत्ता मिलेगा? तो राष्ट्रपति की उपलब्धि, और दूसरा राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते, यानी, और राज्यसभा के सभापति का मतलब है उपराष्ट्रपति। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है, संविधान में न तो उपराष्ट्रपति कोई काम है और न उसके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं, उसे राज्यसभा के सभापति के नाम से वेतन भत्ता मिलता है। और इतना नहीं, लोकसभा के सभापति, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के सभापति हो ही क्या, राज्यसभा के उपसभापति या उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। इन सब का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इतना नहीं दोस्तों, इसके अलावा और भी है, और का भी वेतन भत्ता भी भारत की संचित निधि पर भारित होता है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उनके कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी, और उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग UPSC का चेयरपर्सन, अध्यक्ष और सदस्य। खास ध्यान देने की बात है, अध्यक्ष सदस्य उनके प्रशासनिक अधिकारी, CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही नहीं, सारे प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन भत्ते। बस ध्यान में रखने की है,
कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब पूछोगे दोस्तों ये इसका मतलब क्या है, भारत की संचित निधि क्या है? तो आप जानते हो जैसे हम पैसा रखने के लिए कई गुल्लक का प्रयोग करते हैं। भाई हमारा पैसा क्या है, आजकल बच्चे मनी बैंक रखते हैं, मिट्टी गुल्लक पहले कहा जाता था, मनी बैंक कहते हैं। वैसे भारत सरकार के 3 गुल्लक हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, जैसे भारत सरकार की गुल्लक है वैसे राज्य सरकार की गुल्लक है। आप जानते हो जो हम टैक्स देते हैं वो भारत सरकार का जो सबसे बड़ा गुल्लक है वो भारत की संचित निधि है, और संचित निधि में एक भी पाई बिना संसद की अनुमति से निकाल नहीं सकते। तो ये संचित निधि है, यानी अगर हमने टैक्स दिया वो संचित निधि में जाएगा, हमने जापान से उधार लिया वो संचित निधि में जाएगा। तो भारत की संचित निधि पर जितने व्यय होते हैं वो सब हम टैक्स देते हैं, वो भारत सरकार के पास सबसे बड़ा व्यय राशि है। वो भारत सरकार का सबसे बड़ा मनी बैंक है, गुल्लक है, जिससे भारत सरकार खर्च करती है, लेकिन संसद का नियंत्रण बना रहता है। और आप जानते हो संसद का नियंत्रण तभी होगा जब संसद अनुदान की मांग पर चर्चा करे, मतदान करे, चर्चा मतदान करे। और आप याद रखो आगे बता देंगे, चर्चा मतदान नहीं करेगी, संसद कटौती भी करेगी। इसका मतलब आपने कह दिया कि 10,000 रुपये मांगना है, आपने तो पेरेंट्स से कह दिया 10,000 रुपये चाहिए, पेरेंट्स ने कहा यार 9,000 रुपये में काम चला लो, क्योंकि जो तुम्हारे 1,000 रुपये फालतू वाले खर्च हो रहे हैं उसका हम कटौती करेंगे। कई बार हमारे भी घर से कटौती प्रस्ताव आता है, वैसे संसद कटौती प्रस्ताव लेकर आएगी, लेकिन जो व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, आप याद रखना दोस्तों, इस पे चर्चा हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन न कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा और न मतदान होगा। चर्चा हो सकती है लेकिन कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, और नहीं मतदान होगा। इसीलिए इसे भारत की संचित निधि पर व्यय कहा जाता है। इसीलिए आप याद रखो इसे भारित व्यय कहा जाता है। भारित व्यय का मतलब यही है, बाकी संचित निधि से सारा व्यय होता है। संचित भाई जो अन्य व्यय है उसके अलावा भी वो भी संचित निधि से ही हो रहा है, लेकिन उसे हम संचित निधि पर भारित नहीं करते। यहाँ चार्ज होने का मतलब है, जैसे मोबाइल जैसे चार्ज होना, बैटरी चार्ज होना, वैसे ही भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कितने हैं ये सब हैं। राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय अलग है। और अभी आपने देखा होगा उच्चतम न्यायालय ने यही कहा था कि भैया अरे निर्वाचन आयोग के वेतन भत्ते भी तो भारत की संचित निधि पर भारित करो, उसके साथ ऐसा अंतर क्यों कर रखा है? वो भी तो महत्वपूर्ण संस्था है। और अब देखोगे हमारे यहाँ उन संस्थाओं के, उन लोगों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं जिन्हें तटस्थ और निष्पक्ष रूप में काम करने की अपेक्षा होती है, जो कार्यपालिका के दबाव में काम न कर पाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, ये भी आप ध्यान में रखना, कई बार क्या होता है जो सांसद होते हैं वो पार्टी के मेंबर ही तो हैं। और आप जानते हो कि जस्टिस चंद्रचूड़ से भाई न्यायपालिका से तो संसद नाराज रहती है, आगे बताएंगे हम न्यायपालिका में। और कुछ हमारे यहाँ संस्थाएं ही ऐसी हैं, कुछ हमारे यहाँ लोकतंत्र में ऐसे संस्थाएं, ऐसे लोग हैं जिनका काम ही सरकार के खिलाफ बोलना है। और आप जानते हो उस समय मोदी जी तो जो भाई सरकार पावरफुल है उसके खिलाफ कोई बोल दे मजाल है। अब जरा सोच के बोल दो, इस समय मोदी जी के खिलाफ क्या कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य बोल सकता है? एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है। और जिनके खिलाफ मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं बोल सकता, उनके खिलाफ न्यायाधीश का उन्हीं के खिलाफ बोलना काम है। CAG उनकी ही काम की जांच करेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी देखेगा कि भैया आपने पैसा कितने सही तरीके से खर्च किया। और दोस्तों यही लोकतंत्र की खास बात है। हमारे यहाँ जगजीवन राम की बेटी भी, जो इतने बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे, उनको भी UPSC के इंटरव्यू में कोई प्रेफरेंस नहीं मिल पाया। ये हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं की बड़ी खास बात है, इसलिए हमारा संविधान इतना बड़ा बना। नहीं दोस्तों पता चला कि अगर इतनी हमारे यहाँ UPSC संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग का ही प्रभाव है कि दोस्तों आज गांव-गांव में रहने वाले गुदड़ी के लाल भी भारत के सर्वोच्च पदों पर पहुंच जा रहे हैं। आपने देखोगे, इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग इसमें है।
अदरवाइज होता क्या दोस्तों, अगर हम जरा कल्पना करके देखें, हमारे यहाँ सारे पद नेताओं के द्वारा दिए जाते तो जैसे राज्यपाल कौन बन पा रहा है हमें पता नहीं चलता। भाई राज्यपाल वही बनता है जिससे नेता खुश हो, पार्टी खुश हो। लेकिन आईएएस वो नहीं बनता जिससे नेता खुश हो, आईएएस वो बनता है जो एग्ज़ाम पास करे। सीडीएस, एनडीए, डिफेंस सर्विसेज में जाओ, एग्ज़ाम पास करे। कमाल की बात है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, यानी कितनी तटस्थता और निष्पक्षता रखी गई है। तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेगा उसमें मंत्री का प्रभाव नहीं होगा, कितनी बड़ी बात है ये। नहीं तो पता चला कि भाई इतने बड़े बड़े पद हैं, मंत्री सारे अपने लोगों की भर्ती करवा दे, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। इसलिए अब देखोगे संघ लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाई वो तो सरकार के खर्च की पाई पाई हिसाब रखता है, कहाँ आपने खर्च कर दिया। और एक बात देख कर हैरान रह जाओगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आपने देखा होगा बिहार में चारा घोटाला आया था, उस सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर तो आया। अब चारा घोटाले में सीएजी ने रिपोर्ट दे दिया था कि भाई यहाँ पे घोटाला हुआ है, सही तरीके से पैसा खर्च नहीं हुआ है। उसमें मामला ये था, क्योंकि सारा बिहार सरकार ने कहा कि हमने सारे पशुओं की या चारे की घोटाले खरीदारी पंजाब से किया, और आरोप ये था कि खरीदारी कभी हुई नहीं, और खरीदारी हुई नहीं तो भाई अब वहाँ से चारा खरीदा गया, पशु खरीदा गया, बिहार तो पहुँचना चाहिए। तो उसमें लिखा दिया गया भाई ट्रक से वहाँ से लाया जा रहा था, लेकिन जब ट्रक पहुँची मुगलसराय तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण अब मुर्गी थे, पशु थे मर गए, सुअर थे मर गए, उसमें क्या करें। लेकिन गड़बड़ी एक हो गई कि उसमें नंबर दे दिया गया था स्कूटर का, यहीं पे सीएजी ने पकड़ लिया। यानी आप याद रखो दोस्तों, हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ का खेल हो रहा था, उसमें सरकार ने दिखा दिया कि हमने एसी 1 लाख रुपए खरीदा। उस समय सीजी विनोद राय थे, विनोद राय ने कहा भैया बताओ एसी कौन सा 1 लाख रुपए का है, अरे जरा बता दो मार्केट हम भी जा खरीद लेंगे। सीएजी इतनी बारीक निगरानी करता है। इसे दोस्तों ये मत समझना कि डीएम, सीएम और पीएम हर नियंत्रण से परे है। यही लोकतंत्र है, यही संसद का नियंत्रण है, यही कार्यपालिका पर निगरानी है। और हमारे कितने संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भैया इनके वेतन भत्तों कटौती मत करो ना, कल के संसद नाराज हो जाए, पहले ना भाई इनके वेतन भत्तों कटौती करेंगे हम। नहीं कर सकते, आप बढ़ा सकते हो, कटौती नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, और इसका मतलब लेकिन इस पर चर्चा कर सकते हो, मतदान कटौती नहीं किया जाएगा। इसलिए आप देखोगे राष्ट्रपति या स्पीकर, ये सब तटस्थ पद है भाई, ये सब ऐसे पद हैं जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो किसी दल के आधार पर काम न करे। लेकिन आप देखो दोस्तों, स्पीकर के पद पे थोड़ा विवाद हुआ है, हम आगे बता भी देंगे। स्पीकर के पद पे थोड़ा विवाद हुआ है, स्पीकर की भूमिका थोड़ी सी विवादास्पद हो गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए, संविधान ऐसा नहीं मानता। राष्ट्रपति इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव किसी दल के चुनाव चिन्ह पे नहीं होता, कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति है, किसी पार्टी का राष्ट्रपति नहीं है। इसलिए ऐसा किया गया है कि ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। अब सवाल है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का ये हम देख लें, तब उससे अनुदान की मांग पूरी हमें स्पष्ट हो जाएगी। अब हमने इतनी बात हमने देख लिया दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि अब हमने देख लिया कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव पर हम आ जाए, अनुदान की मांग, तो अनुदान की मांग पर ये सारी बात हो गई, स्पष्ट हो गई। और आपको ये भी याद दिला दें, भारत सरकार के केवल संचित में एक ही गुल्लक नहीं, भारत सरकार के पास एक और गुल्लक है। जैसे कई बार हम एलआईसी की कोई स्कीम ले लेते हैं, एलआईसी से कोई हमने स्कीम ले लिया, जीवन बीमा ले लिया, तो वो पैसा जब सरकार को दिया वो कहाँ रखा जाएगा, लोक लेखा में, पब्लिक अकाउंट में। और संसद ये भी कहती है कि भाई हम अधिनियम बना देंगे, कुछ पैसा आकस्मिक रूप में रखा जाए। जैसे कई पैसा किताबों तक किताब कॉपी में रख देते हैं, इमरजेंसी में खर्च कर लिया। तो इमरजेंसी में खर्च करना आकस्मिक नहीं, कंटेंजेंसी, यानी वो पैसा तभी खर्च करिए जब बीमार हो जाइए। यानी आप घर वालों ने 10,000 रुपये महीने आपको दे रहे हैं, यानी कंटेंजेंसी फंड दे रखा है 20-25 हज़ार रुपये, उसको छूना मत। जबकि बीमार कभी हो जाओगे, कभी पैसा ना मिल पाए, तब उसको खर्च कर देना। तो संसद ने भी ऐसे कह रखा है कि कार्यपालिका के पास हम 500 करोड़ रुपए दे देंगे, तो 500 करोड़ रुपए एक कंटिजेंसी फंड के रूप में रहेगा, जो राष्ट्रपति आवश्यकता के हिसाब से इमरजेंसी में कहीं खर्च कर ले, सामान्य परिस्थिति में नहीं। और लोक लेखा क्या है, हमारा आपका पैसा है,
भाई अब देखो, हमने इंदिरा जो लोग इन्हें संचित निधि, पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी फंड, ये 3 गुल्लक है। लोक लेखा का मतलब हमारा ही पैसा है, हमने किसी को उधार दिया है, हम बाद में ले लेंगे। वैसे मान लो कि हमने बैंक में कोई पैसा जमा किया है, तो भाई सरकार भी बैंकर है, तो जब चाहेंगे सरकार से पैसा ले लेंगे। जैसे अब देखो कि मान लो कि किसी अधिकारी का फंड वगैरह सरकार ने रखा है, तो फंड तो जब चाहे हम ले लें, हमारा ही तो पैसा है। तो जो लोक लेखा होता है, कंटिजेंसी फंड होता है, इनके खर्च करने की अनुमति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन संचित निधि संसद के नियंत्रण में होती है। इसका मतलब है लोक लेखा और कंटिजेंसी फंड पर संसद का नियंत्रण नहीं होता। और एक बात ध्यान रखने की है, पूरी विधि के निर्माण की जो बजट पारित करने की प्रक्रिया है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संचित निधि, लोक लेखा, कंटिजेंसी फंड, इनका बाकायदा संविधान में उल्लेख किया गया है। तो जो इसका मतलब बड़ी ज़रूरी बात है, मेरे कोर्स की बात है दोस्तों, बैंक की बात है। अब उल्लेख न किया जाए तो कल के लिए कोई विवाद कोई कर सकता है। तो अनुदान की मांग पर इतनी सारी बेसिक बातें हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों को देख के आप समझ जाते होंगे कि यार ये मेंस के लिए नहीं पूछा जाएगा, ये तो बेसिक बातें हैं। हाँ, ये बात सही है। मेंस के लिए थोड़ा अनुप्रयोगात्मक सवाल होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ठीक है, अगर अनुदान की मांग हम लाएंगे, तो अब सवाल है कि अनुदान की मांग पर क्या कटौती लाया जाएगा? कटौती क्या है? तो अगला हम ये भी देख लें, कटौती क्या है। कटौती प्रस्ताव क्या है? कट मोशन। अब कटौती स्वाभाविक रूप में विपक्षी दल के द्वारा ही लाई जाएगी। ये तो कोई भी सांसद ला सकता है, लेकिन सत्ताधारी दल का सांसद क्यों लाएगा? कटौती का मतलब है कि भाई मंत्रालय कह रहा है कि हमें इतना पैसा चाहिए, संसद कह रही है कि नहीं, ये पैसा फिजूल खर्ची है। और कटौती कितने प्रकार की होती है? पहली पॉलिसी कट, नीतिगत कटौती। कई बार इसे नीतिगत कटौती कहा जाता है, कई बार कई किताबों में बड़ा विशुद्ध शब्द लिखा गया नीति निर्मोदन कटौती। इसका सिंपल सा मतलब है पॉलिसी कट। तो इसको आप समझ लेंगे तो वो सिंपल सी बात है, पॉलिसी कट। नीति निर्मोदन कटौती यानी नीति को अनुमोदन न करने वाली कटौती। एक बात ध्यान रखने की है दोस्तों, सामान्यतः पार्लियामेंट कार्यपालिका की नीतियों पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाती। भाई नीतियां बनाना तो कार्यपालिका का काम है, तो कार्यपालिका की नीतियों पर ऑब्जेक्शन क्यों उठाएगी संसद? लेकिन कई बार नीतियों से संबंध होता है अनावश्यक खर्च का। नीति गलत है, खर्च गलत हो जाएगी। क्यों? कि मान लो कि हम तैयारी करने आए और तैयारी करने में हमने कहा कि ना भाई मैं तो अब मान लो कि आप तैयारी करने आ रहे हो अपने छोटे शहर से दिल्ली के लिए, आप कह रहे हो ना मैं तो एयरक्राफ्ट से आऊँगा। भाई तैयारी करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो कुछ यात्रा भी तो ऐसी होनी चाहिए, और एयरक्राफ्ट में बिजनेस क्लास का टिकट लूँगा। और दोस्तों ये क्या है? ये पॉलिसी में कमी है। अरे भाई ट्रेन आ रही थी यार, भाई बापू का पैसा है, इतना खर्च क्यों कर रहे हो? वैसे हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। अब दिल्ली आ गए तो आप कहोगे नहीं भाई एक कमरे का खोपचा थोड़ी लेना है, मुझे पूरा एकदम हवेली लेनी है। ये भी पॉलिसी में कमी है। अरे भाई पढ़ना है तो एक कमरा पर्याप्त है यार। इसलिए पॉलिसी का मतलब है कि जब संसद कह दे कि खर्च की राशि को, पॉलिसी कट का मतलब है कि मान लीजिए रक्षा मंत्रालय ने 1000 करोड़ की मांग की, और संसद क्या कह रहा है? संसद राशि को घटाकर 1 रुपए कर दे। तो दोस्तों 1 रुपए में तो लॉलीपॉप नहीं मिलता। 1 रुपए का मतलब चिढ़ाना है। मतलब पॉलिसी कट क्या है? अगर आपने कह दिया कि हमें दिल्ली जाना है, एयरक्राफ्ट से जाऊंगा, वहाँ दिल्ली में महल में रहूंगा और मैं ताजमहल होटल से खाना मंगाऊंगा, तो बापू कहेगा मेरे पुत्र राजा घर तू। इसका मतलब है आपकी पॉलिसी में खामी है। और 1 रुपए देने का मतलब क्या है? आपने मांगा 10,000 रुपये, मिला कितना? 1 रुपये। 1 रुपये देने का मतलब चिढ़ाना है। 1 रुपये में तो लॉलीपॉप नहीं मिल पाएगी, तो सरकार खर्च कैसे चलेगा? और दूसरा कटौती क्या है?
आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती का मतलब है भाई एक विशेष राशि की, मान लीजिए रक्षा मंत्रालय ने कहा 100 करोड़, रक्षा मंत्रालय अनुदान की मांग लेकर आया 100 करोड़, 1000 करोड़, रक्षा मंत्रालय अनुदान की मांग के रूप में 1000 करोड़ लाया, तो हमने कहा भाई इसमें से एक विशेष राशि की कटौती कर दिया जाए। अब विशेष राशि कितने की हो सकती है? वो 100, 200, 400, किसी विशेष राशि, यानी उसमें कुछ उल्लेख नहीं है, विशेष राशि की कटौती की जाएगी। विशेष राशि की कटौती 2 करोड़ हो सकती है, 4 करोड़ हो सकती है, 5 करोड़ हो सकती है। ये विशेष राशि संसद ही तय करेगी। विशेष राशि किस कटौती होगी? क्यों कटौती होगी? क्योंकि कार्यपालिका थोड़ा समझ बूझ के खर्च करे, आराम से खर्च करे। बहुत भाई गरीब जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है दोस्तों, तो आराम से खर्च किया जाए। और ये नियंत्रण बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों याद रखिए कई बार होता क्या है, संसद को नियंत्रित करने के लिए, कार्यपालिका को नियंत्रित करने के सांसद सवाल पूछते हैं, लेकिन ये मंत्री एक मास्टर हैं कि सवाल को ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं कि वो समझ में नहीं आता। एक बार क्या हुआ, एक सांसद ने सवाल पूछा था मंत्री से, जवाब तो एक लाइन का था, लेकिन मंत्री ने ऐसे उसको टहला दिया। इसलिए लगता है कि सबसे ज़्यादा नियंत्रण अच्छा है वित्तीय नियंत्रण। इसलिए कार्यपालिका को नियंत्रित करने के तमाम तरीके होते हैं संसद के पास, उसमें सबसे अच्छा नियंत्रण है वित्तीय। क्यों? अब मंत्री ने एक सवाल पूछा था, सांसद ने सवाल पूछा कि भैया हमारे यहाँ 1 यूनिट परमाणु बिजली बनाने में कितने पैसे लगते हैं। अब देखो मंत्री ने क्या जवाब देना शुरू किया कि आज़ादी के बाद से भारत में परमाणु कार्यक्रम की स्थापना हुई, उसके बाद हमने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, रसिया ने प्रतिबंध और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, उसके बाद भी अपने परमाणु कार्यक्रम को चलाते रह गए। और 1998 में फिर परमाणु परीक्षण किया बम बनाने के लिए, और प्रतिबंध लगा दिया गया। इसे हम ये नहीं कह सकते कि 1 यूनिट परमाणु बिजली बनाने में कितने पैसे खर्च होता है। अब बताइए, ऐसे भी उत्तर कोई उत्तर है? कई बार बड़ा टेक्निकल मामला हो जाता है। तो आर्थिक कटौती का मतलब क्या है कि भाई आपको 1000 रुपये, अगर आपको 10,000 रुपये दिया गया है खर्च के लिए, तो अब ऐसा नहीं बिल्कुल खर्च कर रहे हैं कि अपने दोस्तों को चाय पिलाते जा रहे हैं, कॉफ़ी पिलाते जा रहे हैं, और 20 दिन में पता चला कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था हो गई आपकी। तो आपकी अर्थव्यवस्था श्रीलंका की ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, कंजूसी से खर्च करिए। भाई जो मोबाइल, कंजूसी का मतलब क्या है, जो मोबाइल आपको 5,000 रुपये मिल सकता है तो 25,000 रुपये में क्या जरूरत है, कमाना तो ले लेना यार। अच्छा, तीसरी कटौती क्या है? सांकेतिक, टोकन कट। टोकन कट का मतलब है, अब मान लो कि रक्षा मंत्रालय ने 1000, हम एक एग्जाम्पल अगर लें, रक्षा मंत्रालय ने अनुदान की मांग में 1000 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग रखी, तो टोकन कट क्या है? 100 रुपये की कटौती। ₹100 कटौती। और 100 रुपये कटौती का सांकेतिक कट क्यों आता है? टोकन कट का मतलब है कि कहीं न कहीं संसद ने सरकार के खर्च के प्रति थोड़ी नाराजगी व्यक्त की। संसद ने कहा सरकार खर्च और अच्छे से हो सकता है। किसी विशेष खर्च को लेकर नाराजगी व्यक्त किया कि आपने यहाँ से राफेल मंगा लिया, सस्ता तो कोई और विमान हो सकता था, सुखोई हमने क्यों लिया। तो इस तरीके कोई विशेष कट होता है। लेकिन आपको हम याद दिला दें, इसी बहाने, कट मोशन के बहाने कहीं न कहीं संसद को अधिकार मिल जाता है कि वो बाकायदा अनुदान की मांग पे चर्चा करे, उसकी खामियों को दिखाए। लेकिन कभी कट मोशन पास नहीं हो पाता। कट मोशन पास हो जाए तो मान लो दोस्तों, क्योंकि हर अनुदान की मांग लेकर हर मंत्रालय अलग लगाता है, और अगर किसी भी मंत्रालय के खिलाफ ये अनुदान की मांग पारित हो जाती है, पूरे मंत्रिपरिषद को जाना पड़ेगा। आज तक के इतिहास में कभी भी कट मोशन सत्ताधारी दल के खिलाफ पारित नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि अगर ये कट मोशन सत्ताधारी दल के खिलाफ पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को, समूचे मंत्रिपरिषद को तत्काल त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये बात बहुत ध्यान में रखने की है, क्योंकि जो सरकार अपना बजट पारित नहीं करवा पा रही है, उसे सत्ता में रहने कोई अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में ऐसा हुआ था। उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपना अनुदान का मांग ही पारित नहीं करा पाई, तो वहाँ अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो भारत में अच्छी बात यह है
कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि अनुदान की मांग पारित न हो पाई हो, लेकिन अनुदान की मांग पारित न हो पाने का पूरी सरकार को जाना पड़ेगा। इसलिए यह है वित्तीय नियंत्रण। अब आपको बजट में इतनी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि अनुदान की मांग आ गया। अब देखो दोस्तों, अब हमने यही कल शुरू किया था। अब अनुदान की मांग हो, कटौती प्रस्ताव आ गया, अब विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। अब दोस्तों क्या होगा? विनियोग, एक बार मान लो कि आपने कहा 10,000 रुपये हमें चाहिए घर से, घर वालों ने 10,000 रुपये भेज दिया, वो 10,000 रुपये बैंक से आके निकालोगे तो जैसे हम बैंक से पैसा निकालते हैं, भाई ICICI से निकालो, HDFC से निकालो, वैसे ही मंत्रालय जब भारत की संचित निधि से पैसा निकालते हैं, विनियोग का मतलब निकालना, बड़ा विशुद्ध शब्द है, उसी के लिए कहा जाता है विनियोग विधेयक। फिर मैं शब्द रिपीट कर दूं, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक बड़े सिंपल हैं। जब संसद के द्वारा यह अनुमति दे दिया जाए कि अब कार्यपालिका के अनुदान की मांग पारित हो गई और अब कार्यपालिका विनियोग विधेयक ला सकती है और उसे भारत की संचित निधि से अनुदान की मांग के रूप में पारित राशि को निकालने का अधिकार होगा। अब कार्यपालिका को संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति दे दिया गया, यही है विनियोग विधेयक। जैसे आप जाके ATM लेके बैंक से पैसा निकाल लिया, वैसे मंत्रिपरिषद ने क्या किया? पैसा निकाल लिया। कहाँ से निकाल लिया? भारत की संचित निधि से। विनियोग विधेयक हो गया, क्योंकि भाई पैसा हाथ में आएगा तभी तो खर्च करेंगे दोस्तों। अब घर वालों ने कह दिया भाई पैसा भेजा है, अब पैसा भेजा है तो उन निकालने ही न दे, उधर पैसा भेजा है उधर बैंक में जाके आपका अकाउंट फ्रीज करवा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अनुदान की मांग पारित होगी और विनियोग विधेयक सारे मंत्रालयों के इकट्ठे पारित होता है। बात ध्यान सुनने की आवश्यकता है। अनुदान की मांग पे चर्चा होती है, इसलिए अलग अलग मंत्रालयों के अनुदान की मांग अलग अलग दिन आती है, अलग अलग समय आती है, अलग अलग रूप में पारित होती है, लेकिन सारे 50 से ज़्यादा मंत्रालयों के लिए विनियोग विधेयक इकट्ठे लाया जाता है। इकट्ठे विनियोग विधेयक पारित रखा जाएगा, उसे पारित कर दिया जाएगा। यही तो है संसद का खर्च पर नियंत्रण। लेकिन लास्ट स्टेज, बजट पारित होने का लास्ट स्टेज, बहुत ध्यान से देखो दोस्तों। अभी जैसे यहाँ से हम बढ़े हैं, केवल खर्च दिख रहा है, बजट में खर्च ही दिख रहा है। अनुदान की मांग और इसमें विनियोग विधेयक, ये सब खर्च की बात है। अरे खर्च तो तब होगा जब कुछ मिलेगा। इसलिए अंत में क्या होता है? वित्त विधेयक लाया जाता है। अंत में क्या? फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक का मतलब क्या है? कार्यपालिका वित्त मंत्री ये प्रस्ताव रखेंगे अगले साल हम पैसा कहाँ से लाएंगे और पैसा कहाँ से मिलेगा। वित्त विधेयक में अगले वित्तीय वर्ष के टैक्सेशन के प्रावधान होते हैं। वित्त विधेयक में पैसा निकालने वाली बात नहीं होती, वो तो सब हो गया। अभी तक हमने कहा खर्च कहाँ होगा, अरे आएगा पैसा कहाँ से? बजट का मतलब है आय और व्यय, अभी तक तो व्यय हुआ। तो वित्त विधेयक के माध्यम से बाकायदा हमारे यहाँ मंत्रालय ये प्रस्तावित करता है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम इतने टैक्स बढ़ाएंगे, तो फ्रिज पे टैक्स इतना बढ़ा देंगे, पेट्रोलियम पे टैक्स इतना रहेगा, इस पे टैक्स इतना रहेगा। इसी के प्रारूप को क्या कहते हैं? वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। और इसी के साथ दोस्तों हमारा बजट पारित, इसी साथ बजट पारित। लेकिन कुछ छोटी मोटी कुछ बातें और हैं फैक्चुअल, वो आपको बता देंगे। फिर हम चलेंगे सैद्धांतिक बातों में, फिर अभी से चलेंगे सैद्धांतिक बातों में। तो बाकी मान्यताएं कल। आज के लिए इतना है। धन्यवाद दोस्तों।